Hello students, I am Sajjan Bhardwaj and today I am with you with a new topic of our lesson number 9. Name of the topic you can see on the board, Newton's second law of motion. Class 9 student, chapter number 9. What a coincidence, class 9, chapter 9. Name of the chapter you know very well, force and laws of motion. फोर्स के बारे में मैं डिफाइन कर चुका हूं ऑलरेडी. फोर्स इज अ पुल और पुश. इट इज ऑलवेज एन एक्शनल एफर्ट. बाहर की ओर से लगने वाला कोई एफर्ट होता है विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द पोजीशन, शेप, साइज, डायरेक्शन, सो मेनी फैक्टर्स. फोर्स के बारे में हमने बात की थी. फोर्स में भी बैलेंस्ड, फोर्स में भी अनबैलेंस्ड. बट फोर्स इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी which has a specific unit also. Today we shall try to define the unit also. By the end of this video, I will try to define the SI unit. Unit आपको पता है न्यूटन होती है. But we shall try to define what do you mean by Newton. कि एक न्यूटन फोर्स कितना फोर्स होता है. So before going to actual topic, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं. फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा कि any object in the position of rest or in the position of uniform motion will maintain its position as such until some external unbalanced force is not applied on it. कोई ऑब्जेक्ट बेटा रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा. यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो चलता रहेगा जब तक बाहर से आकर के कोई उसे रोकने की कोशिश ना करे या चलाने की कोशिश ना करे. रेस्ट वाले को चलाना पड़ेगा. अपने आप दुनिया में कोई चीज नहीं चलती है. और जो चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन से वो अपने आप नहीं रुकेगा जब तक कोई उसे रोकेगा नहीं. मेरे पास लास्ट वीडियो के कमेंट में एक बच्चे ने पूछा था कि सर कैसे पॉसिबल है. बेटा फोर्स ही तो चीजों को चेंज करता है उनकी पोजिशन. तो अगर फोर्स ही नहीं होगा बाहर से तो रेस्ट वाला रेस्ट में रहेगा. आप सिंपल एक चेयर रखी है, बिना फोर्स लगाए बताइए क्या उठ जाएगी अपने आप? ठीक है. आपकी एक साइकिल है, आपका स्कूटर है, बाइक है, क्या बिना फोर्स लगाए इंजन काम ही नहीं करेगा तो क्या अपने आप रन करने लग जाएगा? नहीं. और अगर कोई रन कर रहा हो तो बिना ब्रेक लगाए क्या अपने आप रुक जाएगा? यू विल से यस सर रुक जाएगा. लेकिन बिना फोर्स के नहीं रुक रहा है वो. आप कहेंगे सर मैंने तो ब्रेक लगाया नहीं. आपने नहीं लगाया बेटा ब्रेक. क्लियर. बट अच्छे बच्चे वीडियो को पॉज करिए एंड थिंक फॉर ए मोमेंट. बिना रोके भी आपकी चलती हुई साइकिल क्यों रुक रही है? आप कहते हो मैंने ब्रेक नहीं लगाए. व्हाट इज द फोर्स बिहाइंड इट? यस एग्जैक्ट. इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो चलती हुई चीजों को रोक देता है. इट इज इनविजिबल फोर्स. वो दिखता नहीं है अपने को. जैसे ग्रेविटी के बारे में 10 चैप्टर में आपसे डिस्कस करूंगा डिटेल में कि ग्रेविटी अपने को दिखती नहीं है फिर भी उड़ती हुई चीजों को नीचे ले आती है. फॉल करने पर कंपेल कर देती है. You throw something with full force, it automatically comes down. न्यूटन की खोपड़ी पर एप्पल गिरा था, पता है ना आप सभी को. ठीक है. तो वो अपने आप ही गिरा था. लेकिन मैं गलत बोल गया, अपने आप गिरा था. नो, अपने आप कुछ नहीं होता है. नेचर करती है. ठीक है. नेचर करती है और कई बार अपने समझ में नहीं आता नेचर, इसलिए हम कह देते हैं ये अपने आप हो गए. नथिंग हैपेंस अपने आप. ठीक है. चलिए सेकंड लॉ पर आ जाए. अब पहले सेकंड लॉ की डेफिनेशन समझे. उससे पहले एक टर्म जरूरी है और वो टर्म है मोमेंटम. मोमेंटम. मोमेंटम को यहां मैं लिखूंगा तो आई विल से लीनियर मोमेंटम. मींस ए मोमेंटम which acts like along a straight line. जो एक स्ट्रेट लाइन के साथ साथ काम करता है. such momentum is known as the linear momentum. Now what is linear momentum? How can we understand? In some book a very simple definition is given momentum की. कि momentum के बारे में लिखा गया है कि it is defined as the product of mass and velocity of the body. It is defined as the product of mass and velocity of body. कि एक बॉडी हमारे पास, उस बॉडी का मास हम मान लेते हैं, लेट मास इज इक्वल टू m, और उसकी वेलोसिटी को हम मान लेते हैं v,
देयरफॉर उसका जो मोमेंटम होगा दैट इज इक्वल टू m इंटू वी। अब मोमेंटम के लिए भी एक सिंबल बना रखा है बेटा हमारे लोगों ने, साइंस पढ़ाने वालों ने। सिंबल है स्मॉल p। सो मोमेंटम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। Momentum can be expressed as the product of mass and velocity. P for momentum, M for mass, V for velocity. दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं लिखा, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि इसका सिंबल है मल्टीप्लीकेशन। दोबारा बोलो, मोमेंटम may be expressed as the product of mass and velocity. अब डेली लाइफ से समझिए मोमेंटम। You are walking at a slow speed. आप धीरे धीरे चल रहे हैं। I think easily you can stop. कोई आपको स्टॉप करने के लिए बोलता है, you can stop, रुक गए जी। But if you are at a fast speed, स्प्रिंट रेस चल रही है, 100 मीटर रेस चल रही है, और कोई आपको बोलता है स्टॉप, कैन यू? नो। उस मोमेंटम पर आपको रुकना, उस मोमेंट पर आपके लिए रुकना मुश्किल होगा। अब उस मोमेंट में क्या ऐसी नई चीज आई? आप तो वही के वही हैं, फिर आप रुक क्यों नहीं पाए? बिकॉज एट दैट मोमेंटम यू हैव ए ग्रेटर वेलोसिटी। कौन बढ़ा हुआ है आपका? वेलोसिटी बढ़ा हुआ है। मास तो आपका उतना ही है, आपकी बॉडी का मटेरियल नहीं बदला। इसका मतलब यह कि जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। ए स्मॉल स्कूटी कैन बी स्टॉप्ड इजीली, बट ए बिग ट्रक कैन नॉट बी स्टॉप्ड। अगर बड़ा ट्रक उसी स्पीड से ब्रेक लेने की कोशिश भी करता है, इट स्किड्स टू मैनी फीट, कई फुट दूर तक चला जाता है। यू नो वेरी वेल स्टूडेंट, ट्रेन के ब्रेक नहीं लगते जल्दी से। इफ द ट्रेन हैज टू स्टॉप, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम एज कंपेयर टू द अदर व्हीकल्स बिकॉज ऑफ द ह्यूज मास। अब की बार मास ज्यादा हो गया है। लेकिन आपने रनवे पर कभी किसी प्लेन को लैंड करते हुए देखा है? When the plane comes down on the runway, जैसे ही रनवे के ऊपर प्लेन आता है, it takes many meters, rather kilometers to stop. 3 or 4 days back, a very horrible accident occurred in Kerala. आप बच्चों ने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, वहां पर एक प्लेन लैंड कर रहा था जो बाहर से हमारे देश के लोगों को लेकर के आ रहा था। वंदे भारत मिशन चल रहा है अपने देश में, जो दूसरे देशों में लोग फंसे हुए हैं उनको वहां से लेकर के आते हैं। हमारे देश की जो एक तरह से फ्लाइट्स हैं, वो वहां से फंसे हुए लोगों को लाते हैं। और ऐसी एक फ्लाइट लोगों को लेकर के केरला में एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट पर लैंड कर रही थी, लेकिन मौसम बहुत खराब था और पायलट को रनवे ठीक से नहीं दिखाई दिया। लेकिन जहां पर उसने लैंड किया उसके बाद भी रनवे था लंबा, बट उस प्लेन को स्टॉप होने के लिए और ज्यादा लेंथ की जरूरत थी। बिकॉज एवरी प्लेन हैज ए ह्यूज मोमेंटम ड्यू टू देयर बिग, यू कैन से हैवी मास एंड लार्ज वेलोसिटी। राइट बेटा? तो मोमेंटम अब समझ जाइए, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बट मैं इस डेफिनेशन से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं कई बार, क्योंकि मोमेंटम हमेशा मास और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। वेलोसिटी पर कई बार वो ज्यादा डिपेंड करता है। एक ही चीज का मोमेंटम हम बदल सकते हैं। आप अपना मोमेंटम बदल सकते हैं। आई एम स्टैंडिंग स्टिल, मेरा मास जितना भी है 50 kg, 60 kg, 80 kg जितना भी है वो है, बट माई वेलोसिटी 0। सो एट दिस मोमेंटम, एट दिस स्टेज, नॉट मोमेंटम, एट दिस मोमेंट, मुझे मोमेंट वर्ड बोलना चाहिए, मोमेंटम निकल जाता है कभी कभी। इस मोमेंट पर अगर मैं अपना मोमेंटम बोलूं तो दैट इज मास इंटू 0 वेलोसिटी, तो मोमेंटम बिकम्स 0। मोमेंटम 0 हो सकता है। इफ आई स्टार्ट जॉगिंग, मैं धीरे धीरे दौड़ना शुरू करता हूं, माई मोमेंटम विल चेंज। एंड इफ आई स्टार्ट रनिंग, आप जितना तेज तो मैं नहीं दौड़ पाऊंगा, बट आई कैन ट्राई। तो जब मेरी स्पीड ज्यादा होगी तो उस टाइम पर मेरा मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब मोमेंटम क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है।
सो मोमेंटम कैन बी जीरो, और मोमेंटम, अब मैं P लिख रहा हूं सिंपली, इट कैन बी मोर देन जीरो। तो जब आपका मोमेंटम जीरो होगा तो इसका मतलब होगा बॉडी इज एट रेस्ट। और मोमेंटम जब भी आपका जीरो से ज्यादा होगा तो बॉडी किस में होगा बेटा जी? बॉडी विल बी इन मोशन। और अगर मोमेंटम और ज्यादा होगा तो मोशन और बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड वेलोसिटी और बढ़ानी पड़ेगी। तो आपको नहीं लगता कि मोमेंटम वेलोसिटी पर ज्यादा डिपेंड कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए? ऑब्जेक्ट बदलोगे फिर तो मास भी बदल जाएगा भाई। इसका मीनिंग ये निकला कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसका मोमेंटम बेसिकली उसकी मोशन पर डिपेंड करेगा और कम ज्यादा हो सकता है। तो मैं मोमेंटम को इस तरह भी डिफाइन करता हूं कई बार कि मोमेंटम इज द मेजर ऑफ इट्स मोशन। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट may be defined as the motion contained by it, कि इसमें कितनी मोशन है, कितनी तेजी से ये चल रहा है, that will decide its momentum। क्योंकि वही एरोप्लेन अगर एयरपोर्ट के ऊपर रुका हुआ है तो उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा, और वही एरोप्लेन जब फ्लाइट ले लेता है तो उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाता है। और मोमेंटम के नाम पर मुझे एक दो चीजें और याद आ रही है। If you have a small ball and you hit that ball to your friend's head, प्यार से ऐसे मारो, कोई फर्क पड़ेगा? नो। लेकिन अगर उसी को थोड़ा तेजी से स्ट्राइक करें तो फर्क पड़ेगा। किसी के पास एक बुलेट है और वो कहता है गोली मारो, आप सीना चौड़ा करते मार दो। लेकिन अगर वही बंदा उस बुलेट को रिवॉल्वर में डाल लेता है, गन में डाल देता है और फिर आपकी तरफ करता है, व्हाट इज द पोजीशन? गायब। सर नहीं 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 नहीं, ठीक है, ऐसा मजाक नहीं चलेगा। क्यों? आपकी बार बुलेट में क्या करामात आ गई? आपको पता है कि वही बुलेट व्हेन इट विल बी फायर्ड फ्रॉम ए पिस्टल, फ्रॉम ए रिवॉल्वर, फ्रॉम ए गन, मास सेम है। दैट में बी 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, जितने ग्राम की भी होती है। मुझे ज्यादा गोलियों का अभ्यास नहीं है, but its velocity is huge, and due to huge velocity it has a great momentum, और great momentum की वजह से it penetrates through the head or through the body। So momentum is the measure of motion contained by the body। I think clear? ठीक है। अब मोमेंटम की यूनिट और सुन लीजिए। मोमेंटम हमारे पास मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, तो मोमेंटम की SI यूनिट हो जाएगी किलोग्राम। मास की यूनिट किलोग्राम होती है, वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। सो इट इज द SI यूनिट, राइट। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब आ जाइए आपकी सेकंड लॉ पर, जो पूरा आज का टॉपिक था। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है, इफ यू हैव टू चेंज द मोमेंटम। अभी मैं रनिंग की बात कर रहा था, मैं आराम से खड़ा, क्या मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा खड़ा होने के लिए? खड़ा। बट इफ आई स्टार्ट रनिंग आई हैव टू अप्लाई फोर्स फ्रॉम माई बॉडी, यस और नो? इफ यू वांट टू स्पीड अप योर साइकिल यू विल हैव टू अप्लाई फोर्स, यस और नो? अब जितनी ज्यादा स्पीड देनी है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी देनी है, उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? और अगर आप वेलोसिटी ज्यादा देते जाएंगे तो क्या बदलता चला जाएगा? बताइए। If you are giving more velocity, more force, what will change? क्या चेंज होगा? Momentum will change। कौन चेंज होगा बेटा जी? Momentum will change। किसकी वजह से चेंज हुआ? फोर्स की वजह से। अगर आपने फोर्स लगाया नहीं तो नहीं चेंज होगा। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द फोर्स। फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, यस और नो? भाई ज्यादा फोर्स लगाएंगे किसी गाड़ी को, रुकी हुई गाड़ी, ज्यादा फोर्स लगा तो ज्यादा स्पीड पकड़ जाएगी। आप धक्का मार रहे हैं, आप अपनी साइकिल की ज्यादा पेडलिंग करेंगे, ज्यादा मोशन में आएगी। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। समझ आ गई बात? अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन खत्म।
यू विल बी सरप्राइज कि सर खत्म कैसे हो गया, शुरू ही नहीं किया आपने तो। बेटा ये समझा दिया, यही हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। व्हाट डज इट से? ये आपको ये बताता है कि एनी ऑब्जेक्ट जो भी मोशन में होगा, मैं लिख देता हूं एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज दैट? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। डेफिनेशन लिख रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसका मोमेंटम होगा? ऑफ ए बॉडी इज, अभी बताया आपको, किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल? टू द एक्शनल फोर्स, टू द एक्शनल, EXTERNAL, एक्शनल फोर्स। ठीक है, अप्लाइड ऑन द बॉडी, अप्लाइड ऑन द बॉडी। भाई जिस बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी का मोमेंटम तो बदलेगा, कोई समझाने की बात ही नहीं है, तो अंडरस्टूड है। इतना तो आप जानते हैं ना पहले से? हाँ सर जानते हैं, बताने की जरूरत है, वी आर सो इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इस बात का ध्यान करेंगे। लेकिन एक बात और जोड़ दूं इसमें, जब भी हम किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं वो चीज आगे बढ़ती है, तो जिधर फोर्स लगाया उसकी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज भी होता है। तो ये ध्यान करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्शनल फोर्स, और किसके? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि फोर्स की जो भी डायरेक्शन होगी उसी तरफ होगा जी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, बोर्ड पर लिखा था कि जो फोर्स आप लगाते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। राइट, बात खत्म। तो ये चीज आप ध्यान कर लीजिए, बस डेफिनेशन इतनी है। दोबारा देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको पीसेस में डिवाइड कर लेना, पूरा एक साथ में याद नहीं होगा। पहले याद करो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर याद रह जाए तो बढ़िया, नहीं तो कोई खास बात नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम याद हो गया? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, याद हो गया, टू द एक्शनल अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बस बात खत्म, क्लियर है ना? चलिए अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हमारे पास आते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, इसका फॉर्मूला कैसे बनाए, अपनी बुक में फॉर्मूले की जरूरत है, और एग्जाम में ये फॉर्मुलेशन लगभग जरूर पूछा जाता है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो बेटा, अभी हमने बात की एक ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट है तो मास होगा, तो लेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m। m मान लिया, m फॉर मास, मास का सिंबल भी m होता है। इनिशियल वेलोसिटी u, आप जानते हैं ना इनिशियल वेलोसिटी, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, स्टार्टिंग वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, पहले आराम आराम से चल रहा है, अचानक आपका मन किया फोर्स लगाने का, आपका दोस्त जा रहा है धीरे धीरे साइकिल पर, आपने पीछे से धक्का मारा, पुश किया। करते ना सर? धक्के के नाम से मुझे एक चीज याद आई, प्रेयर में से जब क्लासरूम में आ रहे होते हैं या क्लासरूम से प्रेयर के लिए जा रहे होते हैं, लंबी सी लाइन में चलते हैं ना, और अचानक धक्का लगता है, आप पीछे वाले को गुस्से में देखते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे? वो कहता है क्या है, धक्का क्यों मारे हो? वो कहता मैंने नहीं मारा। आप कहें किसने मारा? तो पीछे से आया है, होता है ना ऐसा? तो वो चलता रहता है, वो एक मोमेंटम है कि पीछे एक ने पुश किया तो वो धीरे धीरे शरीर के पास चला जाता है। बचपन में हम एक गेम खेलते थे, बड़ी फनी सी बात, आपको शायद समझ में नहीं आएगी, और उस गेम में क्या करते थे, इस तरह से हम बहुत सारी ब्रिक्स को ऐसे वर्टिकल किसी भी प्लेन एरिया में खड़ी करते थे, ठीक है, और उनके जिग जैग लाइनें बनाते थे,
स्ट्रेट लाइन तो बनती थी, जिग जैग भी। और जिसके जितना जिग जैग होता, जितना स्टाइलिश होता, जितनी ज्यादा ब्रिक्स इसमें पार्टिसिपेट करती, वो विनर होता था। मैं गांव से बिलोंग करता हूं बेटा, बचपन में ऐसे गेम होते थे। आजकल आपके पास तो वीडियो गेम्स हैं, पबजी खेलते हैं बड़े मजे से। हमारे पास ये चीजें नहीं होती थी। वी वर टोटल देशी। अब क्या करते थे, एक ब्रिक को, ये फर्स्ट ब्रिक है, इसको पुश किया। अब जैसे इसको पुश किया तो पुश करते ये जो सीधी ब्रिक थी ये यहां जाके स्ट्राइक हो गई। क्या दूसरी ब्रिक खड़ी रहेगी? नो। इसको जो फोर्स लगा ये ब्रिक गिरेगी और ये अगली को पुश कर देगी, अगली उसको पुश करेगी, अगली उसको पुश करेगी, एंड दैट गोज द मोमेंटम। हमारी ट्रेन्स में ऐसे ही होता है। इंजन फर्स्ट बोगी को खींचता है, फर्स्ट सेकंड को, सेकंड थर्ड को, थर्ड फोर्थ को, एंड इन दिस वे द होल ट्रेन कैरीज ऑन। तो फोर्स का इफेक्ट होता है, चलता रहता है। चलिए, इनिशियल वेलोसिटी हमने u मान लिया, फाइनल वेलोसिटी क्या मान ले फिर? v। अब फोर्स हमारे पास हम क्या मान लेते हैं? फोर्स इस केस में f मान लेते हैं। अब वेलोसिटी बदलोगे तो टाइम चाहिए या नहीं चाहिए? आप कार, बाइक, स्कूटर जो भी चलाते हैं, ठीक है, रेस दे रहे हैं, स्पीड अप भी हो रही गाड़ी, तो टाइम थोड़ा बहुत तो लगता है ना। टाइम मान लिया हमने t। टाइम कितना मान लिया हमने? t, राइट बेटा? अब देखिए, इसे उठाइए, इस पीस को, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है तो इनिशियल मोमेंटम भी हो जाएगा। और इनिशियल मोमेंटम को मैं यहां लिखता हूं, ऊपर लिख देता हूं, या चलो इसे क्लिक कर दो। इन दोनों से मैं उठाया, बी केयरफुल स्टूडेंट, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इसको P1 कह देते हैं, और ये हो जाएगा मोमेंटम का फार्मूला याद होगा, बताइए, मास एंड वेलोसिटी। मास कितना है? m, वेलोसिटी कितनी है? u। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? mu। अब इस मास को फाइनल वेलोसिटी से कनेक्ट करके देखिए, और यहां लिखिए फाइनल मोमेंटम। इसको कह दो P2, ये पहले वाला P1 है, दूसरे वाला P2 है, ये हो जाएगा mv। यस और नो? यस। क्या लिख दो? चेंज इन मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम, ये फाइनल है बच्चे, माइनस इनिशियल। इसका मतलब ये हुआ कि mv माइनस mu, और अगर दोनों में से m कॉमन ले लिया जाए तो ये बन जाएगा v माइनस u, राइट? अब ये हुआ चेंज इन मोमेंटम। मैंने चैप्टर नंबर 8 में आप बच्चों को एक बात बताई थी कि अगर फिजिक्स में रेट वर्ड आए, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम। रेट वर्ड आए तो क्या होगा? डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम यहां लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम दैट मीन्स ये जो फाइनल टर्म निकल गई थी हमारे पास, इस फाइनल टर्म को टाइम से डिवाइड करेंगे, v माइनस u डिवाइडेड बाई t। और आप बच्चों को याद होगा कि ये चीज तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, इसका मतलब ये किसके बराबर होगा? ma। बट डेफिनेशन क्या कहती है? लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि F लिखो, प्रोपोर्शनल का साइन लगाओ और ma लिखो। जब भी हमें ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना हो तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो यहां पर F इज इक्वल टू K लिख दिया। K का मतलब कांस्टेंट, उसकी कोई फिक्स वैल्यू होती है, वो बता देंगे जब कभी जरूरत पड़ेगी, दैट इज ma। और अगर बाई चांस F और फोर्स, अगर फोर्स यहां लिखेंगे इफ फोर्स हो जाए 1 न्यूटन, m यानी मास हो जाए 1 किलोग्राम, a यानी एक्सेलरेशन हो जाए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेटा अगर ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये 1, ये k इंटू 1 इंटू 1, तो k की वैल्यू कितनी निकल गई? 1। और बच्चे अगर k 1 आ जाए तो हमारे पास सीधा सीधा यहां से हम यहां लिखते हैं, तो F इज इक्वल टू ma, एंड इट इज कॉल्ड द फॉर्मूला फॉर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फॉर्मूला फॉर सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
ठीक है, अब यहां से फोर्स का डिसीजन हो गया कि फोर्स में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। और अगर आपके पास बाई चांस मास 1 किलोग्राम हो जाए और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए तो फोर्स कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था मैं 1 न्यूटन को डिफाइन करूंगा, तो ये 1 न्यूटन डिफाइन हो गया। आप कहेंगे सर ये तो फार्मूला होगा, डिफाइन कहां होगा? इसको डिफाइन कर देते हैं। हम कहेंगे फोर्स में भी said as 1 Newton या that force which creates acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram, that force is called 1 Newton force। दोबारा सुनो, वो फोर्स जो 1 किलोग्राम की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर दे। नहीं समझ में आया? एक बॉडी 1 किलोग्राम की है, उसको पुश किया, 1 सेकंड में 1 मीटर स्पीड बढ़ गई, अगले सेकंड में फिर 1 मीटर बढ़ गई, अगले सेकंड में 1 मीटर बढ़ गई। इस तरह लगातार अगर हर सेकंड 1 मीटर स्पीड बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास बॉडी का कितना ले रखा है? 1 किलोग्राम। तो इस केस में जो फोर्स आपने लगा रखा है, जो 1 किलो की बॉडी में 1 मीटर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मच फोर्स इज नोन एज द 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है बेटा, तो ये आप बच्चों को ध्यान करना है। अब ये जो मोमेंटम होता है ये खतरनाक होता है। एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट मोमेंटम ही तो ज्यादा होता है जब गाड़ियां एक दूसरे के अंदर फंस जाती है। तो मोमेंटम को कंट्रोल में रखने के लिए हमारी जो गाड़ियां होती हैं उनमें सीट बेल्ट यूज किए जाते हैं, ताकि पैसेंजर अगर एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारे लोगों की डेथ इसलिए होती है क्योंकि बॉडी पार्ट उनके गाड़ी के पार्ट से टकरा जाते हैं। एक ड्राइवर होता है, उसकी डेथ इसलिए होगी कि जैसे गाड़ी आगे से, मान लीजिए हमारा एक व्हीकल है, ये दूसरा व्हीकल है, अगर हेड ऑन कोलाइड करते हैं, हेड ऑन समझते हैं, सामने आमने सामने की टक्कर को हेड ऑन कोलाइजन बोलते हैं। कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, अगर इस तरह से होता है तो अक्सर ड्राइवर की डेथ हो जाती है। उसका रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि दोनों गाड़ियों का जबरदस्त मोमेंटम है, और मोमेंटम जैसे गाड़ियां टकराएंगी तो ग्रेट मोमेंटम कन्वर्ट्स इनटू जीरो। बड़ा मोमेंटम सडनली जीरो में आ गया, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ह्यूज। और आप बच्चों को बताया कि रेट ऑफ मोमेंटम जो होता है हमारे पास, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। इसलिए गाड़ियों में जबरदस्त फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने से गाड़ियां एक दूसरे के अंदर घुस जाती है। और ऐसे में जो पैसेंजर बैठा होता है जबरदस्त स्पीड से स्टीयरिंग के साथ या गाड़ी के अगले हिस्से के साथ या सीट के साथ टकराते हैं। रोडवेज की बसों में जब भी एक्सीडेंट होता है सबसे ज्यादा चोट लोगों को माथे पर लगती है। उसका रीजन ये होता है कि वहां सीट बेल्ट का कोई प्रोविजन नहीं है। जो पैसेंजर बैठे होते हैं, आगे वाली सीट जो होती है, आमतौर पर सीट की हाइट ऐसी होती है, पैसेंजर आगे जाएगा तो सीट टकरा जाता है, कईयों के दांत टूट जाते हैं, जबड़े टूट जाते हैं। तो ऐसे केस में हम छोटी गाड़ियों में, हमारी कार्स होती हैं या जो पर्सनल व्हीकल होते हैं, उसमें सीट बेल्ट होती है। बसेस में ड्राइवर के पास सीट बेल्ट होती है, आप अपने स्कूल वैन में देखिए ड्राइवर की सीट बेल्ट होती है। तो सीट बेल्ट इसलिए यूज किए जाते हैं, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो भी जाता है तो सीट बेल्ट उस पैसेंजर को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती है, उसको स्लो डाउन करने की कोशिश करती है, ताकि इसका मोमेंटम कम बन जाए और इसको फोर्स कम लगे, इसको चोट कम लगे। दैट इज व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। इन अनदर केस वी कैन से यू आर प्लेइंग क्रिकेट बॉल एंड सडनली बॉल आपकी तरफ आती है, और बॉल को जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे प्लेयर होते हैं, वो कैच करते समय जैसे बॉल इधर आती है, दे ट्राई टू मूव स्लो डाउन, पीछे की तरफ आते हैं। और कोई एक आध मेरे जैसा अनाड़ी हो जिसको खेलना नहीं आता हो, तो जैसे बॉल इधर से आ गई, ही विल डू हैंड्स लाइक दिस, और बॉल स्पीड से आकर के स्ट्राइक करेगी, एंड वी गेट ए लॉट ऑफ पेन एट दैट मोमेंट। उसका रीजन क्या हुआ? बॉल बड़ी स्पीड से आ रही थी, ह्यूज स्पीड से आ रही थी, इट हैज द ग्रेट मोमेंटम ड्यू टू स्पीड। आपने सुना भी होगा क्रिकेट बॉल कई बार सिर में लग जाती है, चेस्ट में लग जाती है। हमारे देश के 2 प्लेयर की डेथ भी हो चुकी है इस तरह से। रमन लांबा एक प्लेयर थे, ऑस्ट्रेलिया के एक बिल्कुल यंग प्लेयर, वेरी डायनेमिक एंड बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट प्लेयर था वो अपने फील्ड के, उसके पिच के ऊपर ही डेथ हो गई थी बॉल लगने की वजह से। इसलिए क्रिकेट में इतनी सारी सेफ्टी दी जाती है, क्योंकि बॉल का मोमेंटम ह्यूज होता है। तो कैच जब भी आपको लेना हो तो कैच को इस तरह से लें कि बॉल आए और मूव योर हैंड बैकवर्ड, यू विल गिव मोर टाइम
टाइम ज्यादा होगा तो मोमेंटम का रेट कम हो जाएगा, आपको चोट कम लगेगी। एंड जब कभी भी जो हाई जंप करने वाले लोग होते हैं, शायद देखा होगा आपने, वो जहां भी जंप करते हैं वहां ढेर सारा स्पंजी मटेरियल ऐड कर दिया जाता है, और वो स्पंजी मटेरियल इसलिए ऐड किया जाता है ताकि आके फॉल करे। अगर वो हार्ड फ्लोर पर फॉल कर गया तो उसका जो मोमेंटम था सडनली जीरो में जाएगा, ही विल इंजर्ड। कभी घर में हुआ है सर, आप स्कूल से आए और आके ऐसे बेड पर गिरने की आदत होती है कई बच्चों को, बैग समेत धड़ाम से, और पता लगा मम्मी ने गद्दे निकाल रखे थे वहां से। व्हाट इज द एक्सपीरियंस? फिर आपकी बैक बताएगी कि कितना बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो उस केस में मोमेंटम सडनली जीरो जाता है। तो बच्चे, ये सारी आज की बातें थी, एक बार फिर से रिपीट कर दो। आज हमने मेनली जो रिकैप किया वो तो अलग बात है, सेकंड मेनली हमने किया सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी आप इसे कह सकते हैं। ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जब चेंज होता है तो सीधा सीधा फोर्स पर डिपेंड करता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्शनल फोर्स, और उसके डायरेक्शन में होता है। उसके बाद हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ली, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मास मान लेना, फिर इनिशियल वेलोसिटी, दोनों से मिल करके इनिशियल मोमेंटम बन जाएगा, फिर मास और फाइनल वेलोसिटी से फाइनल मोमेंटम बन जाएगा, फिर दोनों को माइनस करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। चेंज का मतलब बदलाव, कि कितना बदलाव हुआ, तो ये P2 माइनस P1 करके फॉर्मूला इस तरह से। उसके बाद जब भी रेट वर्ड ऐड करना हो तो डिवाइड बाय टाइम, और ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया। अब यहां तक मैथमेटिकल फार्मूला बनाया, फिर हमने दोबारा डेफिनेशन को पकड़ लिया। डेफिनेशन में ये कहा कि ये जो आपके पास चेंज ऑफ मोमेंटम था, चेंज ऑफ मोमेंटम, देखो बेटा ये चेंज ऑफ मोमेंटम है, ये धीरे धीरे इस रूप में बदल गया फार्मूले की हेल्प से, लेकिन ये चेंज इन मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है? फोर्स के। ये साइन लगाया, फिर कांस्टेंट लगा दिया, कांस्टेंट को मैंने अज्यूम कर दिया 1, ये आंसर आ गया। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी बता सकते हैं, ठीक है। फोकस इन योर स्टडी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।